हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास थर्ड यानी मैं आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जिसमें प्राचीन काल, गुरुकुल एवं बौद्धिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन अथवा अर्वाचीन एवं महत्व ये पढ़ा दिया है। शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ा दिया है। और थर्ड चैप्टर आपका शिक्षा के प्रकार यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर जल्दी से पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, सभी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो इसलिए स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जाकर देखिए पिछला। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में पहला जो आपका जो लेसन है, पहला जो आपका पाठ है, प्राचीन काल यानी गुरुकुल एवं बौद्धिक कालीन शिक्षा किस तरीके से होती थी, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त की जाती थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है और समापवर्तक संस्कार क्या होता है। इस तरीके के आपके प्रश्न पेपर में एक प्रश्न जरूर आता है एक ना एक संस्कार से, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्राचीन काल एवं गुरुकुल बौद्धिक कालीन शिक्षा किस तरीके से होती थी, ये देखिए मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पे आपको दिखाई है। ये देखिए पिक्चर, इस तरीके से जो क्या होता था, आपने देखा होगा कि गुरु क्या होते थे, वृक्ष के नीचे बैठे होते थे, वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान देते थे, ठीक है। और ऐसे जो उनके शिष्य होते थे इस तरीके से पढ़ाई करते थे। तो आपने गुरुकुल की शिक्षा और वैदिकालीन शिक्षा यानी प्राचीन शिक्षा यानी बहुत सबसे प्राचीन शिक्षा आपने देखी होगी कि ये जो है गुरुकुल में होती थी। गुरु और शिष्य इस तरीके से शिक्षा का आदान प्रदान करते थे और जो शिष्य होते थे वो इस तरीके के वस्त्र पहनते थे, ब्रह्मचारी वस्त्रों को पहनते थे, ठीक है। तो ये होती थी, इस तरीके से वैदिककालीन शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने चित्र की किस तरीके से शिक्षा होती थी। कोई स्कूल वगैरह नहीं बना होता था, ठीक है। इस तरीके से गुरुकुल होता था, ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान देते थे। तो ये चित्र है, इसलिए मैंने इस चित्र को दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरीके से होती थी। तो अब हम जानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए पूरा देखिएगा। तो वैदिककालीन शिक्षा क्या होती है? भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था, ये आपकी एससीईआरटी डेफिनेशन है कि भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिककालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत में जो सबसे पहले जो शिक्षा का रूप था, शिक्षा का स्वरूप प्रचलित था, उसे हम वैदिककालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहते थे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वेद पर आधारित शिक्षा। वैदिककालीन शिक्षा क्या होती है? वेद पर आधारित शिक्षा होती है या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। तो वैदिककालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरुकुल के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद होता है। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। आपको पता है कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इसी को हम वेद कहते हैं, वैदिककालीन शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनेशन जो मैंने खुद बनाई है कि वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिककालीन या वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन है कि क्या है? वैदिक काल में जिस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली थी, उसका जो विकास हुआ उसे वैदिककालीन या वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। आगे है शिक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी वैदिककालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये है, तो वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के आधार पर ही ज्ञान, आत्मा एवं ब्रह्मा की खोज है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति और आत्मबोध है, यानी खुद आत्म अनुभूति यानी आत्म अनुभूति करना और आत्मबोध होता है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुंचाने का सद्मार्ग है, यानी पूरी तरीके से आपको पहुंचाने का एक सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी बताया गया है।
यानी ये मोक्ष की प्राप्ति को मानते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ये केवल ईश्वर पर यकीन करते थे, केवल ईश्वर और अपनी आत्मा पर यकीन करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की संरचना एवं संगठन, क्या क्या इसकी संरचना एवं संगठन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में यहीं से प्रश्न, आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें इस तरीके की शिक्षा नहीं थी कि हाँ आप प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और ये इस तरीके की कि आपने क्या क्या कोई डिग्री हासिल की है या फिर कोई पेपर देना है आपको, इस तरीके की शिक्षा नहीं थी। इसमें मौखिक शिक्षा होती थी, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या होता था, मौखिक शिक्षा होती थी, यानी मौखिक परीक्षाएं होती थी, ठीक है। मौखिक परीक्षा यानी कि गुरु जो है अपने शिष्य से कुछ पूछते थे, पूछ कर यानी मौखिक तरीके से परीक्षा लेते थे। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम होता था, इस तरीके की इसमें शिक्षा नहीं होती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा किस तरीके से होती थी, यानी बच्चा कैसे प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा को शुरू करता था। तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार में ही होती थी, यानी कि जब बच्चा परिवार में जन्म लेता था, ये उसकी शिक्षा जो है, जो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी, इसकी व्यवस्था परिवार में होती थी। सबसे पहले पॉइंट, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एकदम कहानी के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारिएगा, एकदम समझ लीजिए और समझकर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही याद किए थे, समझ लेते थे, क्योंकि ये कहानी की तरीके से इसको समझ लीजिए तो आपके दिमाग में बस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार में ही होती थी। कैसे, लगभग 5 वर्ष की आयु, यानी जब बच्चा 5 साल का होता था तो उस पर किसी शुभ दिन विद्या आरंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि चूड़ाकर्म संस्कार का क्या होता है, तो चूड़ाकर्म संस्कार जो है वो लगभग 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्या आरंभ किया जाता था या विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, ठीक है। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। बालक को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर बालक को कुल पुरोहित के सामने उपस्थित किया जाता था। कुल पुरोहित नया चादर बिछाकर उस पर चावल डालते थे। उसके बाद वेद मंत्रों की आराधना की जाती थी। उसके बाद बच्चों की उंगलियों से चावल से अक्षर बनाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी और इस प्रकार बालक की शिक्षा नियमित रूप से आरंभ की जाती थी। तो यानी कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा है, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम विद्या आरंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता था, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको विद्या आरंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता था, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जो होती थी, ये परिवार में होती थी, ठीक है, परिवार में ही होती थी। इसमें क्या होता था, लगभग जब 5 वर्ष का बच्चा होता था तो उसको क्या करते थे, उसको जो है हमारे जो परिवार के जो कुल पुरोहित जी होते थे उनसे उनके द्वारा ये किया जाता था। और क्या किया जाता था कि बालक को नहलाया धुलाया जाता था, उसको नए नए वस्त्र पहनाए जाते थे और फिर क्या किया जाता था, उसको कुल पुरोहित के सामने लाया जाता था। नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सामने लाकर फिर क्या होता था, कुल पुरोहित एक नया चादर बिछाते थे और उस पर चावल डालते थे। चावल डालने के बाद बच्चों की उंगली से उस चावल पर क्या होता था, अक्षर बनवाया जाता था। किसी क्या होता था शुभ मतलब जब क्या होता है कि ये कराया जाता था। फिर सबसे पहले तो वेद लोग क्या करते थे, मंत्र पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद बच्चों की उंगली से चावल अक्षर बनवाए जाते थे। फिर कुल पुरोहित जी जो होते थे उनको भोजन कराया जाता था और उनको जो भी दक्षिणा, आप गुरु दक्षिणा जो दी जाती है उस तरीके से आप जो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं वो दे देते थे लोग। और इस प्रकार बालक की शिक्षा नियमित रूप से शुरू की जाती थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि चूड़ाकर्म संस्कार या विद्या आरंभ यानी विद्या को शुरू करने का संस्कार कैसे होता था। तो इस तरीके से कहानी के माध्यम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब अगला है उच्च शिक्षा। अब आपने प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा तो देख ली, ये तो परिवार में ही होती थी, बच्चा कहीं गुरुकुल वगैरह नहीं जाता था, ठीक है। ये शिक्षा जो होती थी परिवार में ही होती थी कुल पुरोहित के माध्यम से। अब है आपकी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कैसे होती थी, तो उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाती थी। इसमें भी वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें देखिए, इसमें क्या होता था, अगर ब्राह्मण छात्र है तो ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष होना जरूरी था। क्षत्रिय अगर छात्र है तो उसके लिए 11 वर्ष होना जरूरी था और वैश्य छात्र हैं तो उसके लिए 12 वर्ष होना जरूरी। यानी जो ब्राह्मण जो छात्र होते थे, ब्राह्मण के लोग जो होते थे, उनके जो बच्चे होते थे वो 8 साल के इस उच्च शिक्षा में प्रवेश करते थे। क्षत्रिय के बच्चे 11 वर्ष में और वैश्य जाति के बच्चे 12 वर्ष में, ठीक है।
इस तरीके से 3 वर्ष के लोगों को यानी 3 छात्र जो होते थे, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय और एक वैश्य, ठीक है। तो इनके ब्राह्मण की 8 वर्ष होना चाहिए, क्षत्रिय 11 वर्ष का होना चाहिए और वैश्य अगर है तो 12 वर्ष का होना चाहिए। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा जो है प्रवेश आयु होती थी, ठीक है। तो प्रवेश के समय क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। अब याद रखिएगा, जो उच्च शिक्षा होती है उसमें क्या कौन सा संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। प्रारंभिक शिक्षा में आपने क्या पढ़ा, प्रारंभिक शिक्षा में आपने पढ़ा विद्या आरंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार। अब जो उच्च शिक्षा है उसमें कौन सा संस्कार होता है, उसमें होता है उपनयन संस्कार। यानी आपसे पूछा जाए कि उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ाइए, ये वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बारे में बताइए, तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार आप समझ जाइए कि उच्च शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि उपनयन संस्कार में क्या होता था। उपनयन संस्कार में प्रवेश की आयु वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाती थी। ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष और वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष होता था। फिर अब इसमें क्या है, प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, यानी कि किस बालक को गुरु के समीप ले जाना या लाना, ठीक है। तो उपनयन संस्कार के लिए माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे, गुरुकुल। और प्रारंभिक शिक्षा में क्या था कि परिवार में ही होती थी, किसके माध्यम से, कुल पुरोहित के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपनयन का मतलब ही होता है कि बालकों को गुरु के समीप ले जाना या बालकों के गुरु के समीप लाना। तो उपनयन संस्कार के लिए माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल ले जाते थे। घर के वस्त्र उतारकर ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाते थे, यानी जो घर में जो वस्त्र बच्चे पहनते हैं उनको उतारकर, घर के जो कपड़े होते थे उनको उतारकर क्या करते थे, ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाते थे। नहला धुलाकर उनको ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाया जाता था और उसे मेखला धारण कराई जाती थी और हाथ में समिधा दी जाती थी और गुरु के सामने लाया जाता था। उसके बाद में हवन, यज्ञ, अर्चना, पूजा के बाद गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था। फिर क्या होता था, फिर उसके भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेता था, यानी गुरु उसके भरण पोषण का जो दायित्व होता है वो अपने ऊपर लेता था कि इसका पालन पोषण अब या इसका जो भी खाना पीना जो भी है वो मेरे हाथ में है। शिष्य भी अपने गुरु का अत्यधिक सम्मान करते हुए गुरुकुल के नियमों का पालन करता था, यानी गुरु जो भी कहता था वो शिष्य करता था। अगर गुरु कह दे कि तुम्हें रात भर मेरे सामने खड़े रहना है तो वो रात भर खड़े रहेगा। अब ऐसा होता है नहीं, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो शिष्य थे वो गुरु का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में भी स्वीकार करता था, यानी गुरु उसे ये समझता था कि ये मेरे गुरुकुल का शिष्य है, ना कि उसे कोई क्षत्रिय छात्र या वैश्य छात्र या ब्राह्मण छात्र इस तरीके से नहीं समझता था कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है। वो सिर्फ यही समझते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुकुल का शिष्य है, ठीक है। और वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। तो ये था आपका क्या, उपनयन संस्कार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या क्या होता था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो उपनयन संस्कार में जो शिक्षा का जो प्रवेश जो होता है वो आयु के वर्ष के अनुसार निर्धारित किया जाता था। अगर ब्राह्मण छात्र है तो 8 वर्ष और क्षत्रिय छात्र है तो 11 वर्ष और वैश्य छात्र है तो 12 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करता था, फिर प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। कैसे उपनयन संस्कार, उपनयन का मतलब होता है कि गुरु के समीप ले जाया जाता था। फिर क्या होता था, उस उपनयन संस्कार के लिए माता पिता अपने बच्चों को गुरु के समीप ले जाते थे। घर के वस्त्र उतारकर कौन से वस्त्र पहनाते थे, ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाए जाते थे। उसे मेखला धारण कराई जाती थी, हाथ में समिधा दी जाती थी, गुरु के सामने लाया जाता था। उसके बाद हवन, यज्ञ, अर्चना, पूजा के बाद गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था तथा उसके भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेता था, यानी कि अब उसके माता पिता से उसको कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होता था, शिष्य भी अपने गुरु का अत्यधिक सम्मान करते हुए गुरुकुल के नियमों का पालन करता था। गुरु से गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। तो इस तरीके से होती है क्या आपकी होती है, इस तरीके से आपका उपनयन संस्कार होता था। अब है समापवर्तक संस्कार, यानी जो आपके गुरुकुल में बच्चा गया था, अब उसकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब क्या होगा, समापवर्तक संस्कार। समापवर्तक यानी अब क्या होता है, समापवर्तक संस्कार का मतलब क्या होता है, वापस घर का आगमन करना या वापस घर लौट आना, यानी अब शिक्षा समाप्त हो गई है। तो समापवर्तक संस्कार क्या होता है, वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी होने के बाद समापवर्तक संस्कार होता था। यानी जो वैदिक काल में जो गुरुकुल शिक्षा होती थी, सबसे पहले आपकी कौन सी शिक्षा, देखिए बीच बीच में मैं आपको बताती चल रही हूँ ताकि आप बोले ना। सबसे पहले आपकी चूड़ाकर्म या विद्या आरंभ शिक्षा, यानी विद्या को शुरू करने की शिक्षा होती थी, जो परिवार में होती थी, जो किसके सामने होती थी, कुल पुरोहित जी के सामने होती थी। और बच्चे को नहला धुलाकर कुल पुरोहित के सामने ले जाया जाता था, ठीक है। कुल पुरोहित जी क्या करते थे, हवन वगैरह करते थे और पूजा अर्चना के बाद क्या करते थे, बच्चों एक नई चादर बिछाकर क्या करते थे, उसमें चावल बिछाते थे और चावल से बच्चों को चावल डालकर बच्चों से उंगलियों से चावल पर अक्षर बनवाए जाते थे, ठीक है।
इस तरीके से क्या होता था, उपनयन चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार होता था। और विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था, जब ये सब हो जाने के बाद क्या होता था, फिर जो कुल पुरोहित जी होते थे उनको घर परिवार के लोग क्या करते थे, दक्षिणा वगैरह देते थे। आप अपने हिसाब से भोजन कराते थे, फिर उसको दक्षिणा वगैरह देते थे। इस तरीके से विद्यारंभ संस्कार होता था। फिर आपने पढ़ा उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में आपने क्या पढ़ा, उपनयन संस्कार में आप उपनयन का मतलब ही होता है गुरु के समीप ले जाना। और इसमें केवल 3 बच्चों का एडमिशन होता था, 3 बच्चों का प्रवेश किया जाता था। 3 बच्चों को केवल गुरुकुल के सामने, 3 बच्चों का मतलब नहीं, 3 जाति के लोगों को, जैसे कि ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय, ये 3 जो है लोग छात्रों को 3 प्रकार के छात्रों को कहाँ ले जाया जाता था, गुरु के समीप ले जाया जाता था। वहीं पर फिर क्या होता था, और इनको ब्रह्मचारी वस्त्र, जो घर के वस्त्र हैं उनको नहीं पहनाया जाता था, ब्रह्मचारी वस्त्र वहाँ पर पहनना शुरू कर देते थे। फिर क्या होता था, पूजा अर्चना के बाद क्या होता था, फिर इन लोगों का उपनयन संस्कार हो जाता था। ठीक है, गुरु के समीप ले जाया जाता था। पूजा अर्चना के बाद फिर बच्चे क्या करते थे, गुरुकुल में ही रहना शुरू कर देते थे। और गुरुकुल में ही वो गुरु के ही क्या करते थे, आदर सम्मान गुरु का करते थे। और गुरु भी जो है वो शिष्य को अपना क्या करते थे, गुरुकुल शिष्य मानते थे, और ये ब्रह्मचारी शिष्य कहलाते थे। फिर क्या होता था, अब उनका जो उपनयन संस्कार जो समाप्त होने के बाद अब क्या होता था, समापवर्तक संस्कार होता था। यानी वैदिक काल में जो गुरुकुल शिक्षा होती थी पूरी होने के बाद अब कौन सा संस्कार होता था, समापवर्तक संस्कार होता था। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, इसमें क्या होता था। समापवर्तक का अर्थ है वापस घर को आगमन, यानी वापस घर लौट आना। इस समारोह में छात्रों के ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर घर के वस्त्र पहनाए जाते थे। यानी जब उपनयन संस्कार होता था तो घर के वस्त्र उतारकर ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाए जाते थे। अब समाप्त हो गया ना, तो गुरुकुल में ब्रह्मचारी वस्त्र पहनते थे, अब ये घर फिर वापस लौट रहे हैं, तो क्या होता था कि इस समारोह में क्या करते थे ये लोग, अब ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर घर के वस्त्र पहनते थे। क्यों पहनते थे, क्योंकि अब ये घर वापस आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद उन्हें यज्ञ वेदों के सामने बैठाते थे और वेद मंत्रों द्वारा, हवन द्वारा पूजा अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु शिष्य को मधुवर्क पान कराता था, यानी मीठा खाना पानी ये सब कराता था। तब उद्देश्य देता था कि गुरु और शिष्य को कर्तव्य पालन, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति सेवा कभी न आलस करते हुए सलाह देता था। यानी कि कभी आलस नहीं करनी चाहिए, समाज के प्रति कर्तव्य पालन, गुरु और शिष्य के कर्तव्य पालन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ठीक है, हमेशा सेवा करनी चाहिए। सेवा करने में कोई भी आलस नहीं करना चाहिए। आप यहाँ से जा रहे हैं फिर भी आपको अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सेवा करनी है, उसका पालन करना है, जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। वह उन्हें पितृ ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण से मुक्त होने का आदेश देता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो समापवर्तक संस्कार हैं इस तरीके से होते थे। तो आपने कौन कौन से संस्कार पढ़े, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं, यानी जो शिक्षा दी जाती थी वो कौन सी दी जाती थी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। उसके बाद बच्चा जब क्या होता था, 8 साल का, 9 साल का और 12 साल, 8, 11 और 12 साल का होता था, तो उसमें क्या होते थे, उसमें आपका उपनयन संस्कार होता था जो गुरुकुल में होता था। ठीक है, गुरुकुल में बच्चों को माता पिता गुरु के समीप ले जाते थे। फिर गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद कौन सा संस्कार हुआ, समापवर्तक संस्कार हुआ। तो ये 3 आपके संस्कार हुए। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने कहानी के माध्यम से आपको पढ़ाया। मुझे नहीं लगता इतना अच्छा आपको कोई पढ़ाएगा, एकदम कहानी के माध्यम से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, किस उद्देश्य पर ये शिक्षा चलाई गई थी। सबसे पहला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, यानी नैतिक और चारित्रिक, देश के प्रति नैतिकता का विकास, चरित्र विकास जरूरी होता था। जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा के लिए जरूरी था। इसका उद्देश्य था कि दायित्वों के निर्वाह की क्षमता करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रसार करना, ईश भक्ति तथा धार्मिक भावनाओं की उन्नति एवं विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या था, ये मोक्ष की प्राप्ति पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और ये आत्मा को सबसे ज़्यादा इन्होंने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया, आत्मा को सबसे ज़्यादा माना है। और आत्म भावना, आत्मनिर्भरता ये ज़्यादा यकीन करते थे। और ये क्या करते थे, ये ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं और उनके क्या क्या गुण थे।
तो वैदिक काल में गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। जैसे अब आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, आपका एडमिशन होता है, एडमिशन में फ़ीस पड़ती है। अरे आप तो आपके स्कूल में तरह तरह की फ़ीस जो है आपकी शुल्क होते हैं, तरह तरह की फ़ीस पड़ती है। डायरी की फ़ीस, उसकी फ़ीस, ड्रेस की फ़ीस, टाई की फ़ीस, बेल्ट की फ़ीस, ठीक है, हर तरीके के शुल्क पड़ता है। लेकिन वैदिक काल में गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही प्रवेश किया जाता था। शिष्यों के आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। वहाँ पर शिष्य जो भोजन करते थे, जो कपड़े पहनते थे, जो रहते थे, तो उन सब की व्यवस्था भी निःशुल्क थी। कोई आपकी क्या किसी भी तरीके का फीस, किसी भी तरीके की फ़ीस या किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाता था। सब जो है फ्री में होता था, ठीक है। बस क्या होता था, शिष्य जो है गुरु की सेवा करते थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, ठीक है, इस तरीके से होता था। फिर क्या, वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी उसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास किए जाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी बोध कराया जाता था और उनका नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता था। फिर तीसरा पॉइंट है, वैदिक काल में प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीन पक्षों के विकास के लिए परा तथा अपरा दोनों प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि वैदिक कालीन शिक्षा किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रणों को स्वीकार नहीं करती थी, यानी जो भी बाहरी नियंत्रण था उस पर स्वीकार नहीं करती थी। गुरुकुल में शिक्षा में गुरु का पूर्ण दायित्व था एवं शिक्षा उन्हीं के नियंत्रण में थी। अब क्या होता है, अब जो शिक्षा है वो क्या होती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बालक जो कहेगा। अब क्या होता है, जब टीचर क्या होता है ट्रायल पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको बच्चे चूज़ करते हैं कि हमें कौन से टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों पे डिपेंड होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा है, पहले क्या थी, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, यानी शिष्य जिस बच्चे को एक्सेप्ट करता था, जिस बच्चे को स्वीकार करता था, उसी को शिक्षा दी जाती थी। अब क्या है, अब बच्चे जो है वो शिक्षक को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रकार के बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती थी। गुरुकुल में शिक्षा में गुरु का पूर्ण दायित्व था, उन्हीं का पूरा दायित्व होता था और शिक्षा उन्हीं के नियंत्रण में होती थी। फिर पांचवा पॉइंट है, वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का विकास किया है। कौन कौन सी इन्होंने शिक्षण विधियों का विकास किया है, इन्होंने व्याख्यान विधि यानी व्याख्या देते थे, अनुकरण विधि, ठीक है, यानी आप जब भी कोई चीज़ पढ़ाते थे उसको दोहराना, ठीक है, विचार विमर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, यानी एक दूसरे से प्रश्न करके जो यानी सब कुछ जो था वो सब व्याख्या के द्वारा था, ठीक है। व्याख्यान विधि में क्या होता है, कोई कहानी सुनाकर या इस तरीके से। प्रश्नोत्तर विधि, तर्क प्रयोग, अभ्यास, नाटक और कहानी प्रमुख विधियाँ थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई लिखित माध्यम नहीं था, यहाँ पे सिर्फ जो शिक्षा होती थी वो मौखिक रूप से कराई जाती थी। तो कौन कौन सी विधियाँ थी, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, विचार विमर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क प्रयोग, अभ्यास, नाटक एवं कहानी प्रमुख विधियाँ थी। तो ये थे आपकी प्रमुख विशेषताएं एवं गुण। तो मैंने वैदिक काल के जितने भी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं, उन सभी को मैंने बता दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से आपको रोज़ आपकी जो संडे तक ये आपकी फर्स्ट पेपर की क्लासेस चलेंगी, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की आपकी संडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद मैं सेकेंड पेपर थोड़ा कराऊंगी, 1 वीक तक मैं आपको सेकेंड पेपर कराऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे सब ऐसे ही पढ़ाऊंगी। और आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर आपका बहुत ही टफ है, इसलिए साथ साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। और पेपर और रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए कि रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है। अभी आपकी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, आपकी कॉपी चेकिंग 1 जून से स्टार्ट होगी, इसलिए आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कॉपी के चक्कर में मत पड़िए। और बस प्रे करिए कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक हो, किसी अच्छे एग्जामिनर के सामने जाए वो कॉपी, ताकि उसे अच्छे से उसकी चेकिंग हो सके, जितना आपने लिखा है तो उसमें आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।